जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। मैम मैं आज वीडियो ऑफ रखूंगी। ओके ओके मोबाइल ठीक है। डेटा चल रहा है एक्चुअली, सुबह से आज पावर नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी वाले फोन किया, आए भी नहीं वो लोग। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। वो जो आप लोग के प्रोजेक्ट के बारे में बात चल रही थी ना, तो उसका जो क्लास है वो हम प्रोजेक्शन के बाद ही लेंगे। मैंने ठीक है बोला मैम। था ना मंडे की डे पर, अभी नहीं ले रही हूँ, नेक्स्ट हाँ। बाद में। और आप लोग ने जो बात की थी समय सार की, वो आचरण सूत्र की, तो वो सारी बातें भी मैंने मैम से शेयर की हैं। तो अभी पोजीशन के बाद में थोड़े दिन समय से मैं स्टार्ट कर दूंगी, अगर मैम के टाइम नहीं है तो। मतलब मैं वो मैम ने बोला है। पर दूसरे उनके पेपर के बारे में आप उनसे ही बात कर लीजिएगा। ठीक है मैम। ठीक है? मैम चलो। वो हाँ। बुक का अगर वो तीर्थंकर चारित्र का अगर हो गया तो। अच्छा, चाहिए आपको क्या? एक्चुअली मम्मी कुछ पेपर लिख रही है तो उनको चाहिए था। अच्छा, ठीक है, तो अभी आप ले लीजिएगा। हम्म। उनका कितने जैसे दिन ही के पेपर लिए? हो जाए। वो दो पता चार नहीं दिन कब तक। पता कोई नहीं बात कब नहीं। तक। वापस भिजा दूंगी मैम जैसे ही उनका हो जाए। कोई बात नहीं, तो आप जब ठीक लेने है। आओ तब मुझे बता देना। मैं कल लेके आ जाऊंगी, मेरे घर पे है। हाँ। मैं कल लेके आ हाँ। जाऊंगी। ठीक है ओके। चलो प्रेयर शुरू करते हैं। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्ज्ञानं, नमो पूर्वज्ञानं, नमो लोरे सब सौम्य, ऐसो पंच नमस्कारो सर्व पाप प्रणाशं, मंगलानं च सर्वेषि, परमं भवै मंगलम्, परमं भवै मंगलम्। सबको जय जिनेन्द्र। तो हमने लास्ट क्लास में वो अभाव के बारे में, प्राग भाव, प्रध्वंस अभाव, इतरेतर अभाव और अन्यंत्र अभाव, ये सारे बात के बारे में डिस्कस कर लिया था। और उसके बाद में उपलब्धि हेतु के जो भेद है दो प्रकार के, वो भी हम लोग ने डिस्कस किया था। उसके बाद अब कारण हेतु का समर्थन, उसके बारे में आ, हम लोग देखने वाले हैं। तो उपलब्धि हेतु के जो दो भेद थे, तो उसके बारे में उन्होंने कहा। हमने क्या देखा था कि दो, पेज नंबर 54, अविरोपलब्धि और दूसरा था विरोधापलब्धि। तो साध्य से अविरुद्ध हेतु की उपलब्धि, अविरोध अविरोध उपलब्धि, और साध्य से विरुद्ध हेतु उसकी उपलब्धि को क्या कहते हैं? विरुद्धोपलब्धि। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? विधि साधक, यानी कि जो विधि के रूप से जो साध्य को सिद्धि जो करनी है, उस कर्म सिद्धि करने वाली, वहां पे कोई भी अविरोध नहीं हो, उस अविरुद्धोपलब्धि जो होती है, उसको भी 6 प्रकार से डिवाइड किया गया है। विधि, आप गाथा नंबर 68 दिखा आप लोग को? गाथा नंबर 68, सूत्र नंबर, वहां पे देखो आपको क्या लिखा यस है मैम। कि विधि रूप साध्य को सिद्ध करने के लिए, विधि के साथ है, उसका जो साध्य है उसको सिद्ध कर रहा है, तो सिद्ध करने के लिए वहां कोई भी अविरोध न हो, उसके 6 प्रकार। तो कौन कौन से वो 6 प्रकार है, पढ़िए पेज नंबर 55 में। पहली क्या है? साध्य विरोध। हाँ, साध्या साध्य विरुद्ध विरुद्ध व्याप्योप व्याध्योपलब्धि। साध्य विरोध कार्योपलब्धि। हाँ, साध्य विरोध कारणोपलब्धि। साध्य विरोध पूर्व चरोपलब्धि। साध्य विरोध उत्तर चरोपलब्धि। साध्य विरुद्ध सह प्रिंटिंग नहीं है मैम, वो क्या है? चलो वो। सह पूर्वाचार उपलब्धि।
पूर्व एक सहचरोपलब्धि। उत्तर, फिर एक उत्तर ठीक परोपलब्धि। उत्तर साध्या विरुद्ध उत्तर चरोपलब्धि, साध्या विरुद्ध सह चरोपलब्धि, विधि साधक साध्या विरुद्ध उपलब्धि के ये छह होते हैं, छह भेद होते हैं। उसके बाद में मतलब ये छह छह चीज होती है। अगर साध्य भी जो है ना आपका विधि के साथ होता है तो उसमें कोई अवरोध नहीं आए, उसके कोई विरुद्ध नहीं हो, तो उसके ये छह प्रकार होते हैं। सबसे पहला क्या हुआ, साध्य के साध्य विरुद्ध व्याप्योपलब्धि। तो उसके कारण हेतु जो समर्थन है उसको हम गाथा नंबर 70 से आगे पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। गाथा नंबर 70 का अर्थ पढ़िए। 70 वाला मैम। 70 एक सेकेंड। पेज नंबर 55। हाँ, गत्री, उसका अर्थ पढ़ना है ना मैम। हाँ आगे। गत गत्री में है। वाले, रात्रि। रात्रि में चूसे जाने वाले आम आदि फल के रस में उनकी उत्पादक सामग्री का अनुमान करके फिर उससे रूप आदि का अनुमान मानने वालों ने कोई कारण हेतु रूप में स्वीकार किया ही है। जहाँ हेतु की शक्ति का प्रतिघात न हो गया हो और दूसरी सहकारी कारणों की पूर्णता हो। मतलब यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल किस चीज का है, आम का। और आम आम को का। क्या कहते हैं, आम के बारे में क्या लिखा है, फलों रात की। को रात में किसी ने आम में से उसका जूस जो है वो चूस लिया है, पी लिया है। यस। फिर आम आदि फल के रस से उसकी उत्पादक सामग्री का अनुमान करना, मतलब उसकी जो फर्टिलिटी थी, मतलब उसमें जो रस था उसका अगर अनुमान करना है तो उससे रूप आदि का अनुमान मानने वाले बौद्धों ने कोई कारण हेतु रूप में उसे स्वीकार किया ही है। मतलब जो उसका रस था उसमें जितनी क्वांटिटी था उसके हिसाब से उसका उसकी क्या साइज हुई होगी उसको अनुमान लगाना बौद्ध परंपरा में उन्होंने एक्सेप्ट किया है। कोई कारण हेतु उसको स्वीकार किया है जहां हेतु की शक्ति का प्रतिघात ना हो गया और उसके दूसरे सहकारी कारणों की भी पूर्णता होती है। तो वहां पे जो हेतु था उसकी जो क्षमता थी, उसकी जो फाइनल फॉर्मिटी जो थी, मतलब फाइनल जो उसको समझाने उसकी शक्ति का बताया था, तो वहां पे उसका प्रतिघात नहीं होता है, मतलब उसको समझना एकदम इजी हो जाता है। और उसके साथ जो दूसरे भी कारण होते हैं ना, उस कारणों की भी पूर्णता हो जाती है। तो ये ज्यादातर बौद्ध दर्शन में समझाया गया है। फिर विवेचन में क्या आता है, बौद्ध। उपलब्धि के पढ़ना है मैम। हाँ पढ़िए। बौद्ध उपलब्धि के स्वभाव और कार्य यह दो ही भेद मानते हैं। कारण आदि को उन्होंने हेतु नहीं माना। वे कहते हैं कार्य का कारण के साथ अ, अविनिभाव है, अ, कारण का कार्य के साथ नहीं, क्योंकि कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता, पर नहीं हो कारण सकता है कि कार्य के बिना भी होता है। अतएव कारण के हेतु नहीं मानना चाहिए। बौद्धों के मत का यह क्या मैम, खंडन करने खंडन के लिए दो बातें करने कही। के लिए दो खंडन करने के लिए दो बातें कही गई है। पहली है प्रत्येक कारण हेतु नहीं होता, किंतु जिस कारण का कार्य कार्योत्पादक समर्थन मारिन मंत्र आदि प्रतिबंधकों द्वारा रुका हुआ ना हो
और जिसके सहकारी अन्याय अन्याय सब अन्याय सब कारण विद्यमान हो, ऐसे विशिष्ट कारणों को ही हेतु माना गया है, क्योंकि ऐसे कारण के होने पर कार्य की उत्पत्ति अवश्य होती है। दूसरा, बौद्ध स्वयं भी कारणों को हेतु मानते हैं। अंधेरी रात्रि में जब रूप दिखाई न पड़ता हो, कोई आम का रस चूसता है, उस रस में वह रस को उत्पन्न करने वाली सामग्री सामग्री पूर्व पूर्व मैम वो वर्ड क्या है? क्षणवर्ती 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 रस और रूप आदि का रूपवादी। अनुमान करता है। रूप आदि का अनुमान करता है। यहाँ चूसे जाने वाला रस कार्य है और पूर्व क्षणवर्ती क्षणवर्ती रस रूप आदि कारण है। यह कार्य के कारण का अनुमान हुआ। इसके पश्चात आम चूसने वाला उस कारणभूत रूप से वर्तमान कालीन रूप का अनुमान करता है। यह कारण में कार्य का अनुमान कहलाया है। इस प्रकार बौद्ध कारण से कार्य का अनुमान स्वयं करते हैं, फिर कारण को हेतु क्यों न माने। हाँ ठीक है, अभी देखिए यहाँ शं, पे क्या कहा है। बौद्ध दर्शन में है ना, दो चीज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो वो क्या है? उपलब्धि के स्वभाव को और उसके कार्य को। उपलब्धि के स्वभाव और उसका कारण, ये दो ही भेद मानते हैं, इन दोनों को ही भेद मानते हैं। तो अभी जो कारण आदि को उन्होंने हेतु नहीं माना। जो कारण है ना, किसी चीज के होने का कुछ कारण है, तो उस कारण को उन्होंने कारण ही रखा है, उन्होंने हेतु नहीं माना है। वे क्या कहते हैं कि कार्य का कारण के साथ अविनाभाव संबंध है, मतलब टोटली डिपेंडेंट संबंध है कारण का कार्य के साथ। क्यों? जो कोई भी कार्य करते हैं ना, उसके पीछे का कारण होना ही चाहिए। कारण के बिना कार्य का कारण के साथ अविनाभाव संबंध है, इसलिए कारण का कार्य के साथ नहीं। क्योंकि कारण का कार्य के साथ नहीं, पर कार्य का कारण के साथ, क्योंकि कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता। कोई भी आप कार्य कर रहे हो ना, तो उसमें कोई ना कोई रीजन होनी चाहिए। मुझे भूख लगी है, इसीलिए मैं अभी खाना खा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे भूख लगी है। मतलब जो कुछ भी कार्य हो रहा है ना, उसके पीछे कुछ कारण होना ही चाहिए, ऐसा वो लोग मानते हैं। पर उससे उल्टा वो लोग नहीं मानते। तो इसीलिए कहते हैं कि कारण को हेतु नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार बौद्ध ने ये सारी चीजें भी बताई, और वो बताने के लिए उन्होंने जो दूसरी बातों का खंडन किया, बौद्ध के मत या का यहाँ खंडन करने के लिए, जो बौद्ध का ये मत है ना, उन्होंने ये बताया ना, तो उस बात का खंडन करने के लिए यहाँ पे देववादी सूरी ने दो पॉइंट्स लिखे हैं। तो उसमें पहला पॉइंट क्या है कि प्रत्येक कारण हेतु नहीं होता, किंतु जिस कारण का कार्य उत्पादक सामर्थ्य मणि मंत्र आदि बंधकों द्वारा रुका हुआ है न हो, और जिसका सहकारी अन्य सब कारण विद्यमान हो, ऐसे विशिष्ट कारण को हेतु माना गया है, क्योंकि ऐसे कारण के होने पर कार्य की उत्पत्ति अवश्य होती है। तो यहाँ पे उन्होंने दो खंडन क्या बताया। एक खंडन को ये बताया कि जब जब आप कहते हैं ना कि जो कोई भी एक प्रत्येक जो कारण होता है ना, वो हेतु नहीं होता, परंतु जो कुछ भी कारण होता है तो वहां पे कार्य की उत्पत्ति होती है, मतलब उसकी वजह से कुछ ना कुछ कार्य हो ही रहा है। तो उसके सामर्थ्य में वहां उन्होंने क्या बताया? एग्जाम्पल, मणि, या कोई आप मंत्र यूज करे, या कोई मणि से आप माला गिनते हो ना, या कोई मंत्र बोल के उसका उच्चारण करते हो, तो ये प्रतिबंधक के द्वारा रुका हुआ न हो, इसके सहकारी अन्य सब कारण विद्यमान हो, उससे विशिष्ट कारणों का हेतु माना गया। मतलब आप कहते हो कि नहीं ऐसा नहीं होता है, उसके पीछे के कारण ऐसे नहीं होते, परंतु ऐसा नहीं होता, तो ये बात जो आप कह रहे हो वो गलत साबित हो जाती है। क्योंकि ऐसे कारण के होने पर कार्य की उत्पत्ति अवश्य होती। कोई ऐसा कारण रहता है
तो उसका कार्य होना ही पड़ता है। तो जो आप कहते हो कि नहीं ये कार्य हुआ तो उसके पीछे का यह कारण था, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कारण होने के बाद उस कार्य को करने की आवश्यकता भी होती है। फिर सेकंड में उन्होंने क्या कहा, बौद्ध ने स्वयं भी कारण को हेतु मानते हैं। तो वहां पे उन्होंने दूसरा एग्जांपल क्या दिया कि अंधेरी रात है, ओके, एकदम अंधेरा छाया हुआ है, वहां पे आपको कुछ भी चीज दिखाई नहीं दे रही है, कोई भी रूप भी दिखाई नहीं दे रहा है, पर कोई आम का रस चूसता है तो उस रस से वह रस को उत्पन्न करने वाली सामग्री का अनुमान करता है। तो यहाँ चूसा जाने वाला रस कार्य है, और उसमें चूसने से पहले पूर्व क्षण वर्ती उस रस रूप आदि कारण है। तो यह कार्य से कारण का अनुमान लगाया, यह कार्य जो हुआ उससे अनुमान क्या लगाया कि ऐसा, इसका कारण ये है कि अभी आपको अंधेरा होते हुए भी आपने नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई बैठ के उस आम में से रस चूस रहा है, पर अजी अभी आपने देखा कि आम है जिसमें रस नहीं है, तो उसका पूर्वक क्या होगा कि उस आम में रस था पर किसी ने उसको चूस लिया है, तो उसका आप अनुमान लगा सकते हो। तो यह कारण से कार्य का अनुमान कहलाता है। तो ये कार्य होने के बाद उसको आप इस प्रकार से अनुमान लगा सकते हो। तो इस प्रकार बौद्ध कारण से कार्य का अनुमान स्वयं उन्होंने भी किया है। फिर कारण को हेतु क्यों नहीं माना, कारण तो माना है पर उसको फिर हेतु क्यों नहीं माना, तो उसके बारे में वापस अगेन एक शंका के रूप में आता है। वहां पे क्या कहते हैं कि वर्तमान रस से पूर्व क्षणवर्ती रस का ही अनुमान होगा, रस के साथ रूप आदि का क्यों आप कहते हैं। तो रस के बारे में बात की, और वो कहते हैं कि आप रस के बारे में बात कर रहे हो तो उसी के बारे में बात करो ना, कि वर्तमान में जो रस नहीं है, पूर्व क्षण में वो रस था, अब उसका अनुमान लगा सकते हो क्योंकि किसी ने उस आम में से रस को चूस लिया है। तो रस के साथ आप रूप को क्यों ऐड करना चाहते हो, उस आदि को आप उसमें क्यों कर रहे हो। तो बोधों की मान्यता के अनुसार पूर्वकालीन रस और रूप आदि मिलकर ही उत्तरकालीन रस उत्पन्न करते हैं। अतः एक एवं वर्तमान कालीन रस से पूर्वकालीन रस के साथ रूप आदि का भी अनुमान होता है। अलबत्ता पूर्वकालीन रस उत्तरकालीन रस से उपादान कारण होता है और रूप सहकारी कारण भी होता है। इसी नियम को स्पर्श आदि के लिए भी समझना चाहिए। जे देखो रूप रस गंध वर्ण स्पर्श ऐसी सारी चीजें होती है ना, तो वहां पे कहते हैं कि इस चीज को आप अगर अप्लाई करते हो एक रस के साथ, तो उसको रूप आदि स्पर्श आदि सारी चीजों में भी उसे उसी प्रकार से अप्लाई करना चाहिए। प्रत्येक कारण सजातीय के प्रति उत्पाद कारण और विजातीय के प्रति सहकारी कारण होता है। तो जो प्रत्येक कारण है ना, वो सजाति उसी जाति के जो जो चीजें हैं उसके प्रति उपादान कारण होता है, और उससे जो अलग विजाति होती है, अलग प्रकार की जाति है, उसके प्रति सहकारी कारण होता है। तो यहाँ पे और एक शंका क्या होती है कि वर्तमान कालीन रूप तो हम लोग उसको प्रत्यक्ष देख रहे हैं, पूर्व रूप से उसका अनुमान करने की आवश्यकता क्यों बतलाई। अभी तो हम उसे देख सकते हैं, पर पूर्व में ऐसा हुआ है, तो उस बात का अनुमान आप क्यों करना चाहते हो। तो सूत्र में एक वर्ड आता है, वो क्या है, तमस्विन याम, एक पद है, उसका अर्थ क्या होता है, अंधेरी रात। तो अंधेरी रात कहने का प्रयोजन क्या है, अंधेरा मतलब वहां पे कुछ दिखाई नहीं देता। अंधेरी रात का प्रयोजन क्या है कि रस का तो जीभ से इंद्रिय में प्रत्यक्ष हुआ, रस को चूसा तो इंद्रिय से तो आपको प्रत्यक्ष हुआ, पर वो अंधेरा होने के कारण आपने उसके रूप को नहीं देखा, आपने उसको देखा नहीं पर आपने उसको जीभ से टेस्ट किया। तो प्रत्यक्ष हो रहा है जीव से, तो पर रूप का वहां पे प्रत्यक्ष नहीं हुआ, तब रूप अनुमान से ही जाना गया।
यहाँ पे देखो, ये आपको क्लियर एग्जांपल समझ में आया। आम के चूसने की जो बात चल रही है ना, वहां पे अंधेरी रात है, तो अंधेरे में उन्होंने आम की साइज का बोलो या कलर बोलो या रूप बोलो, जो भी है उसको नहीं देखा, पर जीभ जीभ से आपने उसको चूसा, तो आपको उसको टेस्ट आया ना। तो यहाँ पे वो ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इवन दो जीभ से वो प्रत्यक्ष हो गया है, इसीलिए आप उसके रूप को भी प्रत्यक्ष समझ सकते हो। उसका रूप का प्रत्यक्ष जो है, प्रत्यक्ष रूप हो था, उसका आप अनुमान लगा सकते हो विदाउट एनी फॉल्ट। समझ में आया? अभी नेक्स्ट उसी बात को पूर्वचर और उत्तरचर, मतलब पूर्व में और बाद में, उसका भी समर्थन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। पूर्वचर और उत्तरचर इस हेतुओं का स्वीकार और स्वभाव और कार्य हेतु से समावेश नहीं हो सकता, क्योंकि स्वभाव और कार्य हेतु काल का बीच में क्या है, अंतर है। व्यावधान होने पर अगर उसके ऊपर उसके वहां पे व्यावधान हो, अंतर हो, तो नहीं हो सकता। पर जहां पे तादात्म्य संबंध हो, वहां पे क्या होता है, स्वभाव हेतु होता है, और जहां तदुपरांत संबंध हो वहां कार्य हेतु होता है। तादात्म्य संबंध क्या होता है, समकालीन वस्तुओं में होता है, और कार्य कारण संबंध क्या होता है, अव्यवहित पूर्वोत्तर और क्षणवर्ती धूम अग्नि के जैसे होता है। वो दोनों एक साथ नहीं होता है। मतलब पहले पहले तो आग लगती है ना, आग और धुआं दोनों साथ में नहीं होता है। पहले आग होती है, फिर उसके बाद उसका धुआं उठता है। तो उसमें एक क्या हो गया, पूर्वोत्तर हो गया, और दूसरा क्या हो गया, उत्तरोत्तर हो गया। तो इस प्रकार उनके समय में थोड़ा अंतर है, दोनों में पाया जाता है। तो किंतु पूर्वचर और उत्तरचर में समय का व्यवधान होता है, अतः इन दोनों का स्वभाव अथवा कार्य हेतु में समावेश नहीं होता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया यहाँ पे? पूर्वचर और उत्तरचर। अभी नेक्स्ट कहते हैं व्यवधान में कार्य कारण भाव का अभाव। व्यवधान में कार्य और कारण भाव जो होते हैं, उसका स्वभाव, उसका कैसे एक तरह होता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, क्या कहते हैं, अर्थ में पढ़ो। अतीत जागृत अवस्था का ज्ञान। अतीत जागृत अवस्था का ज्ञान मतलब पहले में सोया हुआ था और अभी जगा ना, तो जब सोकर जागते हैं तो उसके बारे में पता चलता है ना, कि पहले में सोया हुआ था और अभी मैं जाग रहा हूँ, जागृत अवस्था में है। तो इस बात का बोध, इस बात का ज्ञान, उसे क्या कहते हैं, अतीत जागृत अवस्था का ज्ञान। फिर प्रबोध का कारण नहीं है, और भावी मरण अरिष्ट, यानी कि अरुंधी तारा न दिखा देना आदि का कारण नहीं है। क्योंकि जब आप सो रहे हैं, क्योंकि वे समय से व्यवहित है, इसीलिए प्रबोध और अरिष्ट उत्पन्न करने में व्यापार नहीं करते हैं। जो कार्य की उत्पत्ति में स्वयं व्यापार करता है वही कारण कहलाता है। जैसे कुंभार घट में कारण है, कुंभार है, वो घड़ा बना रहा है, तो वो घट का कार्य कर रहा है। तो जो कार्य की उत्पत्ति में उन्होंने खुद ने कार्य किया है, तो उसे कहते हैं उसने उसमें व्यापार किया है। पर जब समय के व्यवधान होने पर भी बाद में जागृत अवस्था का ज्ञान हुआ, और मरण प्रबोध और अरिष्ट की उत्पत्ति में व्यापार करते हैं, ऐसी कल्पना जब हुई तो न्याय संगत नहीं है, अन्यथा सब घोटाला हो जाएगा। जब ये सारी चीजें होती है तो वहां पे घोटाला हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि परंपरा से व्यवहित अन्य 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 पदार्थों को व्यापार की कल्पना करना भी अनिवार्य हो जाएगा। विवेचन पढ़ो तो आपको एकदम एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो जाएगा। विवेचन पढ़ो, पेज नंबर 58 का। पहले बताया जा चुका है कि जहाँ समय का व्यवधान होता है वहाँ कार्य कारण का भाव नहीं होता है। इसी सिद्धांत का यह समर्थन किया गया है।
शंका, जागते समय हमें देवदत्त का ज्ञान हुआ और रात में हम सो गए। दूसरे दिन हमें देवदत्त का ज्ञान रहता है। ऐसी अवस्था में सोने से पहले का ज्ञान सोने के बाद के ज्ञान के कारण है। इसके अतिरिक्त 6 महीने पश्चात होने वाला मरण, अरुंधति का न दिखना आदि अरिष्टों का कारण होता है। यह दोनों जगह समय का व्यवधान होने पर भी कार्य कारण भाव है। समाधान, समाधान कारण वही कहलाता है जो कार्य की उत्पत्ति में व्यापार करता है। जैसे कुम्हार घट की उत्पत्ति में व्यापार करता है, इसीलिए उसे घट का कारण माना जाता है। भूतकालीन जागृत अवस्था का ज्ञान और भविष्यकालीन मरण, प्रबोध और अरिष्ट की उत्पत्ति में व्यापार नहीं करते हैं, अतः उन्हें कारण नहीं माना जा सकता है। शंका, भूतकालीन जागृत अवस्था के ज्ञान का और भविष्यकालीन मरण का प्रबोध और अरिष्ट की उत्पत्ति में व्यापार होता है, ये मान लेने में क्या हानि है? समाधान, व्यापार वही करेगा जो विद्यमान होगा। जो नष्ट हो चुका है अथवा जो अभी उत्पन्न नहीं हुआ वह अविद्यमान या असत्य है। असत्य किसी कार्य की उत्पत्ति में व्यापार नहीं कर सकता है और व्यापार किए बिना ही कारण मान लेने पर चाहे जिसे कारण मान लेना पड़ेगा। यहाँ पे अभी क्लियर समझ में आया। यहाँ पे दूसरे अलग अलग एग्जाम्पल से अभी क्या बता रहे हैं, देवदत्त का एग्जाम्पल और कुम्हार का एग्जाम्पल, ये मेजर एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि कार्य और कारण, जैसे कुम्हार उसी समय मिट्टी से घड़ा बना रहा है, तो वहाँ कार्य और कारण का जो संबंध है वो सिद्धांत एकदम क्लियर सेटिस्फाई होता है और वहां हो जाता है। क्लियर है वहां पे, क्योंकि वो व्यापार कर रहा है, वो घड़ा बना रहा है, इसीलिए क्या कहते हैं उसे घट का कारण माना गया। घड़े का कारण किसको माना गया? कुम्हार को माना गया, क्योंकि वो बना रहा है। और भूतकालीन जागृत अवस्था का ज्ञान और भविष्य काल में जो कुछ भी होगा उसको व्यापार कहते हैं, भूतकाल का ज्ञान कहते हैं। पर उसको उसका कारण नहीं मानते, क्योंकि वहां पे बहुत ही टाइम में गैप हो गए। तो जैसे उसके पहले आपको क्या बताया कि जागते समय आपने देवदत्त को देखा, उसका ज्ञान आपको हुआ कि आपके घर में देवदत्त आया, आपने देखा, फिर आप सो गए। फॉर एग्जाम्पल आपके बेटे का कोई फ्रेंड है देवदत्त, वो रात को आया था, आपने उसको देखा, फिर आप अपने रूम में जाके सो गए। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन हमें देवदत्त का ज्ञान रहता है, आपको याद रहता है ना कि कल रात तो तेरा फ्रेंड आया था ना, ऐसे हम बात करते हैं ना। तो ऐसी अवस्था में सोने से पहले का ज्ञान, सोने के बाद का ज्ञान का कारण, तो वो कनेक्टिविटी आपको मिल गई ना कि ये आपने रात को देखा था, अभी सुबह में आपकी उसकी चर्चा हुई, तो इसका कारण ये हुआ। इसके अतिरिक्त बाद में क्या हुआ, 6 महीने पश्चात होने वाली जो बात होती है, तो वहां पे जो आपको वो मरण, अरुंधति, वो दिखाई नहीं देने का कारण, तो यहाँ पे उस चीज को आप क्या नहीं कह सकते, कार्य कारण का भाव वहां नहीं बता सकते, क्योंकि वहां पे बहुत ही लंबा गेप हो जाता है। तो वो इमीडिएट फ्यूचर में होता है, तो उसको, और तभी ही हो रहा है। जैसे कुम्हार ने उसी समय घड़ा बना रहा है, तो वो घट का कारण है। और उसी प्रकार जो पिछली रात में देखा हुआ और अभी का जो ज्ञान है, वहां पे कार्य कारण का संबंध हो सकता है, पर वहां पे बहुत ही गैप हो जाने पे वो उसका कार्य कारण नहीं होता है। समझ में आया? तो यहाँ क्या कहते हैं कि व्यापार वही करेगा जो विद्यमान होगा, जो वहां प्रेजेंट होगा उस समय, तो वही उसको व्यापार करेगा, वही उसका कार्य का कारण है, ऐसा हम बोल सकते हैं। जो नष्ट हो चुका है अथवा जो अभी उत्पन्न नहीं हुआ, जो टूट गया है, तो उसके लिए आप ये नहीं बता सकते हो। और जो अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ है, जो मतलब आपने खाली बात की कि कल मैं पास्ता बनाऊंगी, पर आपने उसके रिलेटेड कुछ किया नहीं है, तो वो क्या हुआ, अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ है, अविद्यमान है, वो प्रेजेंट ही नहीं है। तो जो प्रेजेंट नहीं है या जो बना नहीं है, उसको आप क्या बोलते हैं, ये असत, वो असत है। ठीक है, तो असत किसी कार्य की उत्पत्ति में व्यापार नहीं कर सकता। जो असत है, तो वहां कोई nobody is doing, नो, क्योंकि अभी उसका एग्जिस्टेंस हुआ ही नहीं है।
तो उस प्रकार यहाँ पे ये कहते हैं कि जो असत है, जो विद्यमान नहीं है, और व्यापार किए बिना ही कारण मान लेने पर चाहे जिससे कारण मान लेना पड़ेगा। व्यापार किए बिना ही कारण मान लेने पर चाहे जिसे कारण मान लेना पड़े उसे आप मान सकते हो, पर व्यापार हुआ है तो ही आप उसका कार्य कारण कह सकते हो। समझ में आया? कोमल, सिमर, अलका, आगे बढ़े। सहचर मतलब एक साथ में, सहचर हेतु का समर्थन। एक साथ में जो कार्य कारण की बात होती है उसको बोलते हैं सहचर हेतु का समर्थन। पेज नंबर 60 में उसका अर्थ पढ़ो। सहचर रूप रस आदि का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है, अतः उनमें तादात्म्य संबंध नहीं हो सकता। इस कारण सहचर हेतु का पूर्वक पूर्वोक्त हेतुओं में समावेश होना संभव नहीं है। रूप और सहचर है और दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न है। रूप चक्षुग्राही होता है और रस जीवाग्राही है। जहाँ स्वरूप भेद होता है वहाँ तादात्म्य संबंध नहीं हो सकता है, और तादात्म्य संबंध के बिना स्वभाव हेतु में समावेश नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त रूप रस आदि सहचर साथ साथ उत्पन्न होते हैं और साथ साथ उत्पन्न होने वालों में कार्य कारण भाव संबंध नहीं होता। इस कारण सहचर हेतु किसी भी अन्य हेतु में अंतर्गत नहीं किया जा सकता है, उसे अलग हेतु स्वीकार करना चाहिए। हेतुओं समझ में के आया? उदाहरण। सहचर हेतु यहाँ समझ में आ गया क्या कहना चाहते हैं? वहां पे एक आप आम खा रहे हो, वही एग्जाम्पल वापस यहाँ पे दिया ना? मैं ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही यस है? मैम। हाँ, तो आ रही यहाँ है, पे आ रही एक आम है जो आप खा रहे हो ना, तो उसका रूप आप आंख से खाते हो। उसका रूप आप है। कैसे नहीं। देखते हो? आंख से। और उसका टेस्ट जीभ से। मतलब दो इंद्रियों, अलग अलग इंद्रियां है जो वो कार्य कर रहे हैं, बराबर। रूप और रस, तो वो आदि का जो स्वरूप है ना वो भिन्न भिन्न है, एकदम अलग है। आंख को देखने का काम करना है, जीभ को चखने का काम करना है। तो अतः उनमें तादात्म्य संबंध नहीं है, एक के होने से दूसरा नहीं होता है। इस कारण सहचर हेतु का दोनों कार्य सहचर हो रहे, एक साथ हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे पूर्वोक्त हेतुओं में उसका समावेश नहीं होता, एक के बाद एक नहीं होता है, दोनों साथ में ही हो रहा है। इसीलिए क्या कहा है, रूप और रस सहचर है और दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न है। दोनों की क्वालिटी क्वांटिटी मतलब दोनों का जो वो है कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। एक रूप जो है वो क्या है, चक्षुग्राह होता है, और रस जीहा ग्राहक होता है। तो जहाँ स्वरूप में भेद होता है तो वहां पे तादात्म्य संबंध नहीं हो सकता है, और तादात्म्य संबंध के बिना स्वभाव हेतु में समावेश नहीं हो सकता है, क्योंकि वो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स टोटली डिफरेंट है। इसके अतिरिक्त रूप रस आदि सहचर साथ साथ उत्पन्न होते हैं, और साथ साथ उत्पन्न होने वाले में कार्य कारण भाव संबंध नहीं होता है, वहां कार्य कारण भी नहीं हो सकता है। अगर कार्य कारण होता तो जैसे कुम्हार बना रहा है घड़ा, तो वो कार्य है और ये कारण हो गया। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, दोनों चीजें साथ हो रही है, रूप और रस दोनों साथ में ही हो रहा है। इस कारण सहचर हेतु किसी भी अन्य हेतु में अंतर्गत नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता है। उससे अलग हेतु ही स्वीकार करना चाहिए। क्लियर हुआ यहाँ पे एकदम? ये हमने क्या पढ़ा, सहचर हेतु का समर्थन कैसे करते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पढ़ा। क्लियर है? आगे नेक्स्ट क्या है, हेतु के उदाहरण पढ़िए। शब्द अनित्य है क्योंकि वह प्रयत्न से उत्पन्न होता है
और जो प्रयत्न से उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है, जैसे स्तंभ। अन्यथा अथवा जो अनित्य नहीं होता वह प्रयत्न से उत्पन्न नहीं होता, जैसे वंध्या पुत्र। शब्द प्रयत्न से उत्पन्न होता है, अतः वह अनित्य है। और यह विधि साधक साध्य के अविरुद्ध व्याप्य की उपलब्धि अनव्यय व्यतिरेक बताई गई है। विवेचन। यहाँ अनुमान के 5 अव्यय बताए गए हैं। परिणतिमान साध्य है, प्रयत्नांतरीय रियकत्व हेतु है, स्तंभ साधर्म्य दृष्टांत और वांध्येय विधर्मी दृष्टांत है। शब्द प्रयत्नांतरीयक होता है, उपनय है, अतः वह परिणतिमान निग निग निगमन है, निगमन है। जो अल्प देश में रहे वह व्याप्त कहलाता है, और जो अधिक देश में रहे वह व्यापक कहलाता है। और जैसी परिणति मत्व मेघ, इंद्र, धनुष और घटघट आदि में रहता है, वह प्रयत्नांतरीय तत्व सिर्फ घटघट आदि में रहता है, मेघ आदि प्राकृतिक पदार्थों में नहीं रहता है। इस कारण प्रयत्नांतरीयत्व और परिणति मत्व व्यापक है। यहाँ परिणति मत्व साध्य से अविरुद्ध प्रयत्नांतरीयत्व रूप व्याप्य हेतु की उपलब्धि है। बहुत समझ टिपिकल नहीं वर्ड्स। आता। डिफिकल्ट है। कितना डिफिकल्ट होते जा रहा है ना। बहुत ज्यादा। हम्म, आज के लिए हेवी हो गया है, तो ये हम कल डिस्कस करते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी बहुत इजी से समझाएंगे, पर नहीं, आज मैं अभी तक वर्ड्स। जो तैयार सब समझ में आया ना। यस मैम। सच हेतु। हाँ मैम, अंडरस्टैंड हो रहा है। मैम काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ हाँ। ये और सब्जेक्ट ही आप लोग थोड़ा सा। अभी है ना, पर्यूषण के बाद डेजर्टेशन के क्लासेस भी आप लोग के शुरू हो जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली आपको क्या करना है, क्या डेजर्टेशन का टॉपिक लेना है, मतलब वो सारी चीजें आप अपने हिसाब से थोड़ा रेडी करके रख लो। फिर जैसे जैसे आपका क्लास होगा तब आप कर सकते हो। उसके पहले जो प्रोजेक्ट का एक और छोटा प्रोजेक्ट मैंने बोला था ना, उसका हम पहले खत्म कर देंगे, उसके बाद आपका डेजर्टेशन शुरू कर देंगे। और जिनके प्रोजेक्ट still I didn't get your call from last 1 week, more than 1 week. I यस haven't मैम। got your call. So this is please do it, take it seriously and do it as soon as possible. और दूसरे लोग भी जिसका प्रोजेक्ट हो गया है तो उसके सारे जो डिटेल्स है पहले प्रोजेक्ट का जो आपने किया है, तो उसका जो भी सबमिशन है वो सब कर दीजिए। तो ये दूसरा प्रोजेक्ट भी आप मतलब आपको वर्कलोड सिस्टमेटिकली सब सेट हो जाएगा। एक साथ में सब मत रखो, फिर डेजर्टेशन का काम भी शुरू हो जाएगा ना। तो स्टार्ट डूइंग एज सून एज पॉसिबल। तो सविता जी, टोटल अलका जी, आप लोग के लिए भी है। स्टिल यू पीपल ऑल्सो हैव नॉट सबमिटेड। जो सॉरी रिपोर्ट हमने भेजी अलका, उसका प्रोजेक्ट बोल रही हूँ ना मैम। जो आप लोग को पहले प्रोजेक्ट दिया हुआ है ना ऑलरेडी एक, हाँ, जो रिपोर्ट, हाँ, एक ब्रीफ रिपोर्ट जो हमने आपको भेजी उसके वो प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हो। हाँ वो डिटेल प्रोजेक्ट आपको करना है। और उसके बाद जो और एक स्मॉल प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा, और उसके बाद आपके डेजर्टेशन की क्लास भी शुरू हो जाएंगे। तो डेजर्टेशन रिलेटेड आपके माइंड में जो कुछ भी टॉपिक्स है, जो सारी चीजें हैं, वो आप लोग सोच के रखिए। ग्रेजुएशन के बाद वो भी शुरू हो जाएगी। तो आप मेंटली प्रिपेयर रखिए, फिर आप लोग अपने टीचर्स से, जो आपके डेजर्टेशन के मैम जो टीचर है उनके साथ आपको डिस्कस करके आप कुछ करना। जीमेल पे ये जो अलका जी आप, प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं वो ईमेल पे, मतलब कॉलेज के ईमेल पे भेजना है हमको या पर्सनली आपको भेजना है? नहीं मुझे नहीं भेजना है। आपका कौन है? मुझे अलका जी और इंदिरा जी भेजेंगे। आपको ओके। तृप्ति मैम से बात करनी है ना, तृप्ति मैम ने दिया है ना हाँ आपको। हाँ ठीक है। हाँ 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 तो ओके तृप्ति ओके मैम से आप बात करके कर लीजिए। मीनाक्षी जी आपका किसको दिया है पता नहीं है, हेमा मतलब मैम। सिमर ओके। को। सिमर मेरे अंडर में है, तो वो सबको सिमर, डू इट एज सुन एज पॉसिबल, ओके।